हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 10 इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। इस टॉपिक के पहले हमने महात्मा गांधी से संबंधित सत्याग्रह के बारे में, असहयोग आंदोलन के बारे में और नमक कानून के बारे में हमने इस टॉपिक को कवर कर दिया है। तो आज का टॉपिक होने वाला है भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है क्यों स्टार्ट हुआ, इसका रीज़न क्या था। जैसा कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारतीय जनता में विद्रोह, क्रांति और विरोध की जो घटनाएं घटी, वे सन 1942 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में प्रकट हुई। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली थी। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, इसमें भी कुछ हद तक सफलता मिली। फिर यह आंदोलन स्थगित करना पड़ा। परंतु लोगों का जो विद्रोह था, जो लोगों के अंदर जो है भावनाएं दबी हुई थी, वह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में जो है बाहर आई। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की उग्र प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप उदित हुआ। जब भारत में क्रिप्स मिशन भारत में आया तो उसके तहत जो है यह आंदोलन जो है उग्र रूप धारण किया। ब्रिटिश सरकार ने 23 मार्च सन 1942 ईस्वी को स्टीफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो डेट था 23 मार्च सन 1942। 30 मार्च को उसके प्रस्ताव सार्वजनिक कर दिए गए। जब वह भारत आया तो 30 मार्च को जो प्रस्ताव हैं उनको सार्वजनिक कर दिया गया, लोगों के सामने बताया गया। देश के सभी राजनीतिक दलों ने क्रिप्स मिशन के सभी सुझावों को नकार दिया। मुस्लिम लीग इसलिए नाराज हो गई कि प्रस्ताव में पृथक पाकिस्तान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। क्रिप्स महोदय असफल होकर भारत से लौट जाते हैं। तो जब वह क्रिप्स मिशन भारत में आता है तो जितने भी भारत में दल थे उन सभी ने क्रिप्स मिशन का विरोध किया, उनके सुझावों को उन्होंने नकार दिया। परंतु मुस्लिम लीग से थोड़ी आशा थी, यदि क्रिप्स मिशन में ये होता कि अलग से पाकिस्तान बनाया जाएगा तो मुस्लिम लीग जो है इनका समर्थन करती। परंतु क्रिप्स मिशन में अलग से जो है पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, जिसके कारण से मुस्लिम लीग ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब क्रिप्स महोदय जो हैं असफल होकर भारत से चले जाते हैं। क्रिप्स मिशन के भारत से चले जाने पर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और यह नारा इतना बुलंद हुआ कि यह पूरे भारत में फैल गया। अखिल भारतीय कांग्रेस ने 8 अगस्त सन 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। इस आंदोलन के संचालन की संपूर्ण बागडोर महात्मा गांधी को सौंप दी गई थी। तो 23 मार्च को क्रिप्स भारत आते हैं और 30 मार्च को यह बातें सार्वजनिक की जाती हैं, और 8 अगस्त को, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है, 4-5 महीनों के बाद 8 अगस्त को सन 1942 का सन है, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्ताव जो है पारित कर दिया जाता है। इस आंदोलन के संचालन की पूरी जो बागडोर होती है वो महात्मा गांधी को सौंप दी जाती है। बम्बई के प्रसिद्ध अधिवेशन में अगस्त की क्रांति का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। तो मुंबई का अधिवेशन होता है, उसमें जो है अगस्त क्रांति करने का निर्णय लिया जाता है। गांधी जी ने एक सफल और अहिंसात्मक जन आंदोलन चलाने का नेतृत्व संभाल लिया। तो गांधी जी चाहते थे कि एक सफल आंदोलन हो, उसमें अहिंसा हो। इसका नेतृत्व की कमान जो है महात्मा गांधी को दी जाती है, और उन्होंने इसको लिया भी। महात्मा गांधी ने कहा, मेरे जीवन का यह अंतिम संघर्ष होगा। उन्होंने उद्घोष किया, करो या मरो। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो गांधी जी ने कहा था यह मेरे जीवन का आखिरी आंदोलन होगा। इसमें उन्होंने इस आंदोलन में उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, या तो करो या तो मरो। इसका नारा जो है काफ़ी मशहूर हुआ था। विश्व के इतिहास में यही आंदोलन अगस्त क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से विख्यात हुआ, क्योंकि यह 8 अगस्त को जो है पारित हुआ था, और प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो इसको 2 नामों से जानते हैं, अगस्त की क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। ये 2 नाम इसको दिए जाते हैं। उन्होंने कहा था कि या तो हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मारे जाएंगे। महात्मा गांधी जी ने एक ही बात कहा था कि भारत को स्वतंत्र कराने में हम या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे।
आंदोलन के प्रारंभ में ही ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया था। गांधी जी सहित अन्य कांग्रेस के नेताओं को बंदी बनाकर अज्ञात स्थानों पर ले जाकर कैद कर दिया। तो जब आंदोलन शुरू हुआ उसके कुछ दिनों के बाद ही अंग्रेज़ों ने कांग्रेस जो संस्था थी इसको गैर कानूनी घोषित किया और गांधी जी सहित अन्य नेताओं को अज्ञात जगह पर जो है ले जाकर कैद कर दिया गया। अंग्रेज़ों के अन्याय और कठोर दमन चक्र के कारण भारतीय जनमानस में खलबली मचना स्वाभाविक था। अतः कहीं कहीं आंदोलन हिंसात्मक भी हो गया। जब अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर दमन चक्र चलाया, लोगों को जो है मार पीट कर जेलों में बंद करना शुरू किया, किसी को अज्ञात जगहों पर जब छिपाना शुरू किया तो भारतीय जनमानस में खलबली मच गई और कहीं कहीं पर आंदोलन हिंसक रूप लेने लगा और लोग जो है मारपीट पर उतारू हो गए। यहाँ तक कि मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली आदि नगरों से निकलती आंदोलन की लपटों ने समूचे भारत को अपनी चपेट में ले लिया। तो जब मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली इन सभी बड़े बड़े शहरों में जब आंदोलन जो है बहुत तेज़ी से फैलने लगा तो पूरे भारत को इन्होंने कुछ समय बाद जो है चपेटे में ले लिया। पूरा भारत जो है इस आंदोलन में कूद पड़ा। सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस चौकियों और डाक खानों को जनता ने आग के हवाले कर दिया। यह आंदोलन इतना तीव्र था, इतना उग्र था कि लोगों ने रेलवे स्टेशन, सरकारी कार्यालय, पुलिस चौकियों और डाक खानों को जो है आग के हवाले किया, जला दिया। रेल पथों पर विद्युत लाइनों को तोड़ा गया। सरकार ने लाठीचार्ज करके तथा आंदोलनकारियों पर गोलियां बरसाकर आंदोलन की आग को बुझाना चाहा। मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया था। नेतृत्व विहीन हो जाने के कारण यह आंदोलन असफल हो गया। जब लोगों ने महात्मा गांधी के ऊपर जब यह आंदोलन छोड़ा गया तो महात्मा गांधी और उनके जो सहयोगी थे, अंग्रेज़ों ने आंदोलन के स्टार्टिंग में ही उनको जो है बंदी बना करके अज्ञात स्थान पर जब छिपा दिया। तो जब आंदोलन एक नेता विहीन हो जाता है तो कुछ समझ नहीं आता है। तो इस प्रकार जो है आंदोलन को संचालित करने का कोई मुखिया नहीं था, जिसके कारण से यह आंदोलन असफल घोषित होता है। अब भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्या थे, क्यों यह आंदोलन चलाया गया था, इसके जो है प्रमुख 3 कारण हम लेकर आए हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के अनेक कारण थे, जिसमें से आपको हम 3 कारण का उल्लेख करेंगे। पहला है क्रिप्स मिशन की असफलता। तो आखिरकार बात उठती है कि क्रिप्स मिशन भारत आना क्यों चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में जापान एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था। जब द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में स्टार्ट हुआ तो उस समय जापान एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था और उसने दक्षिण पूर्व एशिया में, यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के आसपास के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों पर हमला शुरू कर दिया। जापान ने क्या किया कि जितने भी भारत के पूर्व में देश हैं और दक्षिण एरिया में हैं, जहाँ जहाँ पर अंग्रेज़ों का उपनिवेश था वहाँ पर हमला शुरू किया। जैसे कि मलाया, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग के ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र पर जापान द्वारा अधिग्रहण किए जा चुके थे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है तो मलाया, फिलीपींस, सिंगापुर, हांगकांग पर जो उपनिवेश थे अंग्रेज़ों के, वहाँ पर जापान ने अपना कब्जा कर लिया और अब वे भारत की ओर बढ़ रहे थे। तो चिंता यहाँ पर ये थी अंग्रेज़ों का कि इन चारों जगहों पर जब जापानियों ने कब्जा कर लिया, जब वह भारत की तरफ बढ़ने लगे तो उनको डर सताने लगा कि भारत भी जो उपनिवेश यहाँ पर स्थापित है इसको भी जापान जो है आज़ाद करा लेगा और अपने कब्जे में ले लेगा। सन 1942 में सिंगापुर के पतन के साथ ही ब्रिटिश आत्मविश्वास पर अपने निम्नतर स्तर पहुँच गया। जब सन 1942 में सिंगापुर में जब जापानियों ने कब्जा किया, काफ़ी अंग्रेज यहाँ मारे गए, कुछ को जो है बहुत मुश्किल से बचाया गया। तो यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के आत्मविश्वास पर थोड़ा सा जो है ये लगा कि उनका आत्मविश्वास कम हो गया। उनको लगने लगा कि अब जापान भारत पर भी आक्रमण करेगा। जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर द्वीप पर कब्जा कर लिया। आपको पता होगा कि जापानियों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर उनका जो है एक जहाज़ पर काफ़ी हथियार रखे हुए थे, उसको डुबो दिया था और उस पर्ल हार्बर द्वीप पर जो है कब्जा भी कर लिया था। इस राजनीतिक संकट में ब्रिटेन को जापानी खतरे से अपने भारतीय उपनिवेश की रक्षा के लिए भारत से समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। जब अंग्रेज़ों को लगा
कि जापान जो है आकर के भारत पर आक्रमण करेगा, उनका उपनिवेश छीन लेगा, तो उन्होंने अनुरोध किया कि भारत जो है, भारत के लोग यदि सहायता करें तो हम जो है जापान का जो है मुकाबला कर सकते हैं। यही उनको डर सता रहा था। युद्ध में भारत की भागीदारी के बारे में नेताओं की राय विभाजित थी। अब यहाँ पर जो भारतीय नेता थे, वो कुछ लोग की राय अलग थी। वो चाहते थे कि भारत युद्ध में भाग ले, कुछ चाहते थे कि भारत युद्ध में भाग नहीं ले। यह देखा गया कि कुछ नेता युद्ध में ब्रिटेन के साथ देने के लिए सहमत थे, इस उम्मीद के साथ कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन महात्मा गांधी जैसे नेता युद्ध में भारत के ब्रिटेन के साथ हाथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वे भारत के विकास के बारे में ब्रिटेन की ईमानदारी से वाकिफ थे। जब 1914 में भारत से वादा किया था अंग्रेजों ने कि हम जो है प्रथम विश्व युद्ध बीतने के बाद भारत को स्वाधीनता दे देंगे, तो उन्होंने भारत के साथ गद्दारी किया था। ये बात महात्मा गांधी जानते थे। तो उन्होंने सन 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, जब अंग्रेजों ने भारतीयों से सहायता मांगी, तो कुछ नेता तो राजी थे, परंतु महात्मा गांधी इससे राजी नहीं थे और उन्होंने भारतीयों को इस युद्ध में जाने से रोक लिया था, क्योंकि वो जानते थे कि जो अंग्रेज हैं वह ईमानदार नहीं हैं, बल्कि बहुत बड़े बेईमान हैं। अमेरिका, सोवियत संघ और चीन तथा अन्य देशों के दबाव में ब्रिटेन युद्ध में भारत का समर्थन हासिल करने के लिए मजबूर था और इसी कारण से उसने स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। तो जब अमेरिका, सोवियत संघ और चीन या अन्य देशों ने जो है ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया कि भारत का समर्थन हासिल करो, तो इस समर्थन के लिए अंग्रेज जो है भारत में स्टैनफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा और इन्हीं के जो क्रिप्स नाम है, इसी से बनता है क्रिप्स मिशन, और वह भारत आते हैं। अब उनका उद्देश्य क्या था आने का? क्रिप्स मिशन आने का उद्देश्य क्या था? वर्मा के पतन के बाद, जो आज का म्यांमार है वो पहले बर्मा हुआ करता था, वर्मा के पतन के बाद जापानी सेनाएं भारत की सीमा पर लग गई थीं। इस जापानी खतरे का समाधान यह था कि भारतीय नेताओं को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशों के युद्ध प्रयासों में समर्थन देने के लिए राजी किया जाए। जब अंग्रेजों ने देखा कि जापानी सेना भारत की सीमा पर लगी हुई है, भारत पर कभी भी आक्रमण हो सकता है, तो अंग्रेजों ने सोचा यदि भारतीय नेता हमारे साथ हो जाएं, समर्थन दे, तो हम जो है युद्ध कर सकते हैं। इसलिए राजनीतिक लंदन और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के बीच संबंध बनाने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। तो भारत में क्रिप्स को इसीलिए भेजा गया था ताकि वह नेताओं और ब्रिटिशर्स के बीच जो है तालमेल बैठा सकें और उनसे भारतीयों की सहायता ले सकें। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, भारत में जो इसमें यहाँ का जो वायसराय था वह था लॉर्ड लिनलिथगो, ने भारत के से पूछे बिना ही युद्ध में ब्रिटिश पक्ष की ओर से भारत के शामिल होने की घोषणा कर दी। भारत के नेताओं से वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने पूछा भी नहीं और भारतीयों को युद्ध में शामिल होने के लिए घोषणा करवा दी। अंग्रेजों के इस कदम से भारत नाराज हो गया और इसी बात को दोहराते हुए कांग्रेस ने 8 राज्यों की सीटों से इस्तीफा दे दिया। इससे एक शून्य पैदा हो गया और क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य इस राजनीतिक शून्य को भरना था। जब वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत से पूछे बिना यहाँ के युवाओं को युद्ध में ढकेलने की बात कही, तो कांग्रेस ने 8 राज्यों से इस्तीफा दे दिया और वहाँ पर जो है नेताओं जो है यानी कि राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ पर कोई नहीं था। तो उस शून्य को भरने के लिए वहाँ पर नेता जो वहाँ पर त्यागपत्र दिए थे, वहाँ से हटे थे, उनको अपनी जगह पर लाने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा गया ताकि इन नेताओं से संपर्क साध करके इनसे सहायता ली जा सके। यह देखा गया कि ब्रिटेन को भारत में अपनी नीतियों को लेकर अपने सहयोगियों, खासतौर पर अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के दबाव का सामना करना पड़ रहा था। अब भारत में ब्रिटेन यदि बार बार आ रहा था, अपने जो है दलों को इसलिए भेज रहा था क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका, सोवियत संघ और चीन का दबाव पड़ रहा था और अपनी स्थिति को सुधारने तथा युद्ध में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार को भारत में क्रिप्स मिशन भेजने के लिए बाध्य होना पड़ा।
तो यहाँ पर यदि भारत में क्रिप्स मिशन आया था तो वह चीन, अमेरिका और सोवियत संघ, रूस के जो है दबाव में आया था। दक्षिण एशिया में ब्रिटिश हार का एक कारण यह भी था कि वे उस देश के नागरिकों का समर्थन हासिल करने में असमर्थ थे। यदि ब्रिटिशर्स अंग्रेज वर्मा, सिंगापुर, हांगकांग आदि मलाया आदि देशों से यदि हारे थे तो उसका मुख्य रीजन यही था कि वहाँ के जो नागरिक थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता नहीं किया था, इसलिए वे हार रहे थे। अंग्रेज भारत में वही गलती नहीं दोहराना चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारा समर्थन करें जिससे कि हम जापानियों को हरा सकें। इसलिए युद्ध के लिए भारत का समर्थन हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब प्रस्ताव क्या रखा गया? ये जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो प्रस्ताव क्या रखा गया? युद्ध समाप्त होने के बाद क्रिप्स मिशन ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा। तो प्रस्ताव ये था क्रिप्स के द्वारा कि यदि युद्ध समाप्त हो जाता है, इसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देने की बात कही गई थी। इसका मतलब यह है कि भारत औपनिवेशिक और स्वशासन के बीच संक्रमण के दौर में होगा। इसे स्वशासन के नियम से अलग रखा जाएगा। तो क्रिप्स ने यह शर्त रखा था कि जब भारत डोमिनियन स्टेट बनेगा तो उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति होगी वह औपनिवेशिक शासन और स्वशासन के बीच की कड़ी होगी। मतलब यह है कि जो भी सरकार यहाँ बनेगी वह पूरी तरह से स्वशासन की नहीं होगी, वह पूर्णतः भारतीयों की नहीं होगी। इसमें अंग्रेज भी रहेंगे और कांग्रेस के नेता भी रहेंगे। यानी कि इसको संक्रमण के दौर से गुजरना था, दोनों को मेलजोल बना के चलना था। भारत के संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के मार्ग की समस्याओं को सुलझाने के लिए मार्च सन 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। इस मिशन के प्रस्ताव व सुझाव दोषपूर्ण और अपर्याप्त थे। तो जब 23 मार्च सन 1942 को सर स्टैनफोर्ड भारत आते हैं तो उसने भारतीयों से एक शर्त और रखा था, भारतीय नेताओं से, कि यहाँ पर जो वायसराय का स्थान है इसको वीटो दिया जाना चाहिए। यानी आप यदि पैरेलल सरकारें चला रहे हैं तो जो यहाँ का प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति होगा, उसकी जितनी पावर होगी इतना ही पावर जो है ब्रिटिशर्स के वायसराय को भी देनी होगी। इससे भारतीय नेता जो है नाखुश हो गए थे। चलिए, दूसरा जो कारण बनता है युद्ध की भयंकरता व शरणार्थियों के प्रति कठोर व्यवहार। तो देखते हैं कि इधर भारत पर जापान के आक्रमण का भय लगातार बढ़ रहा था। अंग्रेज द्वारा ऐसी स्थिति में भारतीयों को दिए जाने वाले प्रलोभन को महात्मा गांधी ने दिवालिया बैंक का उत्तर दिनांकित चेक कहा और प्रलोभन में न आने के लिए भारतीयों को आगाह किया। वर्मा यानी कि जो म्यांमार है से जो भारतीय शरणार्थी भारत आए थे वे दुख भरी कहानियाँ सुनाते थे। वर्मा में रह रहे अंग्रेजों को बचाने के लिए तो सतत प्रयास किए गए थे, लेकिन वहाँ रह रहे भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा था। अब यहाँ पर बात यह है कि जब वर्मा में जापानियों का आक्रमण हुआ तो वहाँ पर जो अंग्रेज थे उनको बचाने का प्रयास तो किया गया, परंतु जो भारतीय थे उनके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ। ये जब भारत में शरणार्थी आए तो उन्होंने इस बातें को बताया, इसलिए भारत जो है एक बार अंग्रेजों का सहायता करने के लिए झिझक रहा था। तो बार बार अंग्रेज जो है ये भारत यानी कि गांधी जी को प्रलोभन दे रहे थे कि आप हमें साथ दीजिए, हम आपको सुशासन देंगे। तो महात्मा गांधी ने एक ही बात कहा था कि आपका जो चेक है जिसमें काफ़ी पैसे हैं यह उस समय आप दे रहे हैं जब बैंक दिवालिया हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि जब बैंक ही दिवालिया हो गया है तो चेक का क्या होगा। ठीक है, तो यानी गांधी जी यहाँ पर उनको एक तरह से आईना दिखा रहे थे। तीसरा कारण है बंगाल में आतंक का राज्य। पूर्वी बंगाल में भय और आतंक का साम्राज्य था। वस्तुओं के मूल्य बढ़ते जा रहे थे, मुद्रा पर से विश्वास घटता जा रहा था। गांधी जी को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज भारत की सुरक्षा करने में असमर्थ हैं, इसलिए गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत से चले जाने को कहा था। तो बंगाल में चूँकि आतंक का शासन था, लोग जो है बढ़ती मूल्यों के कारण जो है अपना जीवन यापन सही से नहीं कर पा रहे थे। मूल्य जो है लगातार जो है घट रहा था, जिससे कि लोगों का विश्वास उठ जा रहा था। गांधी जी को यह विश्वास हुआ कि अंग्रेज हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, इसलिए
गांधी जी ने अंग्रेजों से कहा कि आप भारत को छोड़कर चले जाइए। अब देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या आती है। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया निम्न थी। निम्न में क्या है? पहला है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी और कांग्रेस को कार्य समिति के सभी सदस्यों को जेल भेज दिया। जैसे ही भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, गांधी जी के साथ उनके सहयोगियों को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। कांग्रेस संस्था को कानून विरोधी घोषित किया जाता है और उसके कार्यालय पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। तो काफ़ी घटनाएं घटती हैं कि गांधी जी के साथ उनके सहयोगियों को जेल में डाला जाता है, कांग्रेस को जो है गैर कानूनी घोषित किया जाता है और उनके कार्यालयों पर पुलिस का कब्जा हो जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जो है सरकार की प्रतिक्रिया नंबर 2 है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनी सत्ता को फिर से स्थापित करने के लिए निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को गोलियों से उड़ाना शुरू कर दिया था। जैसे लग रहा था ब्रिटिशर्स को कि भारत में उनकी पकड़ ढीली हो रही है, तो उन्होंने निहत्थों पर, औरतों पर, बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, उनको मारना शुरू कर दिया। आगे बनता है ग कि अनेक क्रांतिकारियों को आंदोलन से अलग रखने के लिए काला पानी की सजा दी गई थी और भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता, भारत छोड़ो आंदोलन अंततः असफल हो गया। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा दी गई थी। काला पानी का मतलब यहाँ पर यह है कि भारत का जो मेन ज़मीन है वहाँ से बहुत दूर, जिसको हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, वहाँ पर जो है जेल बना करके भारतीयों को वहाँ भेज दिया जाता था। जो क्रांतिकारी होते थे, नेता होते थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ होते थे, उनको काले पानी की सज़ा के तौर पर वहाँ पर ले जाकर बंद कर देते थे। चलिए अब देखते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारण क्या रहे हैं। तो पहला है संगठित शक्ति का अभाव। तो यदि भारत छोड़ो आंदोलन भारत में असफल होता है तो इसका रीज़न है कि संगठित शक्ति का अभाव, लोग संगठित नहीं हो पाए। भारत छोड़ो आंदोलन एक जन आंदोलन था, लोगों का आंदोलन था, जिसके लिए संगठित शक्ति की आवश्यकता थी। लेकिन जब अचानक सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए तब किसी को पता नहीं था कि अब करना क्या है। अचानक आंदोलन जो है नेतृत्व विहीन हो गया तथा जनता की समस्त शक्तियाँ बिखर गई। हिंसा के विचार पर दृष्टिकोण का मतभेद बना रहा, इसलिए सरकार के विरुद्ध संगठित मोर्चा नहीं बन पाया। जब भारत के महात्मा गांधी के साथ अन्य नेता जो है मुख्य जो है गिरफ्तार हो जाते हैं तो यह आंदोलन एक नेतृत्व विहीन हो जाता है। लोगों को पता नहीं होता है कि अहिंसा के तौर पर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, जिसके कारण से यह संगठित जो मोर्चा चला था यह टूट जाता है, बिखर जाता है और यह आंदोलन जो है विफल हो जाता है। आगे आता है नेताओं में मतभेद, वैभिन्नता। प्रमुखता जो है नेताओं के गिरफ्तार हो जाने पर शेष नेता यह निर्णय न ले सके कि कौन सी कार्रवाई हिंसात्मक है और कौन सी अहिंसात्मक। इस मतभेद और वैचारिक विभिन्नता ने आंदोलन को शिथिल कर दिया। जब प्रमुख नेता जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं अंग्रेज़ों के द्वारा, तो जो अन्य नेता बचते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि हिंसात्मक आंदोलन कैसे करना है, अहिंसात्मक क्या करना है। इसलिए उनकी जो है सोच जो है भिन्न भिन्न हो जाती है और यह आंदोलन जो है शिथिल पड़ जाता है और एक समय बाद जो है रुक जाता है। साधनों का अभाव, जैसा कि अंग्रेज़ों के पास साधन उपस्थित थे वैसे भारतीयों के पास साधन उपस्थित नहीं थे। आंदोलनकारियों के पास साधनों का अभाव था, जबकि सरकार के पास अस्त्रों के साथ सशस्त्र सेना व पुलिस बल अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में थे। इसी कारण आंदोलनकारी जो आंदोलन करता है सभी कार्य छिपकर कर रहे थे। तो साधनों के अभाव के कारण उनके पास न गोले, न बारूद, न शस्त्र अस्त्र कुछ नहीं था, जिसके कारण से आंदोलनकारियों को छिपकर काम करना पड़ता था। चलिए चौथा रीजन बनता है असफल होने का, आंदोलन और दमन चक्र के मध्य अत्यधिक अल्प समय। तो आंदोलन का दमन सरकार ने बहुत शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया। इससे आंदोलनकारियों को अपने कार्यक्रम में क्रियान्वित हेतु समय नहीं मिल पाया। सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और दमन चक्र द्वारा देश में आतंक फैला दिया गया और यह आंदोलन बहुत कम समय में ही उभरा और बहुत कम समय में ही खत्म हो गया था। अन्य दलों द्वारा असहयोग, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, मुस्लिम लीग ने इसकी सहायता नहीं की थी।
तो भारत छोड़ो आंदोलन को असफलता का प्रमुख कारण था अन्य दलों द्वारा असहयोग, यानी लोगों ने सहयोग नहीं किया। अन्य दल में जैसे साम्यवादी दल, मुस्लिम लीग, एग्लो इंडियन समुदाय व अकाली दल आदि ने इसके साथ कोई सहयोग नहीं किया, अतः यह आंदोलन जो है सफल नहीं हो सका। आगे है सरकारी सेवाओं के प्रति निष्ठा। जो लोग जो है सरकार में रह के काम कर रहे थे वह अपने काम के प्रति निष्ठा दिखा रहे थे। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का मुख्य कारण था कि देश में सेना, पुलिस, देसी राजाओं तथा जमींदारों ने सरकार के साथ दिया और आंदोलन में भाग नहीं लिया। यानी जितने भी सरकारी पद पर काम करने वाले कर्मचारी थे उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, अंग्रेज़ों का साथ दिया और उन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। यह आंदोलन संगठनात्मक कमजोरियों के कारण अपने निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल सिद्ध हुआ, परंतु इस आंदोलन ने यह अवश्य स्पष्ट कर दिया कि अब अंग्रेज भारत में अधिक समय तक नहीं रह सकते, उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। तो यह आंदोलन जो है संगठन के कारण जो है कमज़ोर हो गया, संगठन नहीं बन पाया था, परंतु इससे तो ये पता चल जाता है अंग्रेज़ों को कि अब पूरा भारत एकजुट हो गया है, वह अधिक समय पर भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। अंततः भारत की आज़ादी के लिए दरवाज़ा यही से खुलता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त महीने में सन 1942 में स्टार्ट होता है। इसे अगस्त का आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके प्रमुख जो संचालक करता है वह है महात्मा गांधी जी। इन्हीं के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन स्टार्ट किया गया था, परंतु असफल होने का रीज़न क्या है कि महात्मा गांधी को पता भी नहीं था और इतने कम समय में अंग्रेज़ों ने फुर्ती से काम किया और गांधी जी सहित अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिससे कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। और कांग्रेस के अन्य नेता यह अनुमान नहीं लगा सके कि अहिंसात्मक जो आंदोलन कैसे चलाना है, हिंसात्मक क्या होता है, इसकी कोई पैरामीटर्स नहीं बताए गए थे, जिसके कारण से आंदोलन असफल होता है। परंतु यह भारत की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण जो है एक मोड़ लेकर आता है। गांधी जी का एक नारा है, करो या मरो, यह काफ़ी मशहूर होता है और इस पर लोगों ने काम किया और कुछ समय के बाद, खासकर 5 सालों के बाद भारत जो है पुनः आज़ाद हो जाता है। तो बच्चों, यह टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।